India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच नहीं होगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच की मांग वाली याचिका की खारिज। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती मामले में याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 दिसंबर को करेगा सुनवाई। बड़ी पीठ को सौंपने पर होगा फैसला। सुनवाई में केंद्र ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से है पारदर्शी। बाल बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया समर्थन। कहा, पोक्सो एक्ट के खिलाफ है पहचान उजागर करना। थर्ड जेंडर के उम्मीदवार विशेष आरक्षण के हैं हकदार। नर्स के लिए नियुक्ति पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अलग मेरिट सूची तैयार हो। इंटर से मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाए। India Legal presents Courts Roundup. और अब कोर्ट की खबरें विस्तार से। वाराणसी जिला अदालत ने कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच से मना कर दिया है और याचिका रद्द कर दी है। वाराणसी की सेशन कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। हिंदू पक्ष ने अब इस कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए इस वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की अपील की गई थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ये मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसका हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग खारिज कर दी है। और ईश्वर से यही मनोकामना है कि जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कुचला गया है, आज ये लोग खड़े हुए हैं वाराणसी के, काशी के, और यही मांग है कि जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ वो कलम से रेक्टिफाई किया जाए, लोगों के सामने सच आए। हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया गया, उसको फव्वारा बोल के, फाउंटेन बोल के। हम चाहते हैं कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन आए कि वो फव्वारा है, कि वो शिवलिंग है, और उसके बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया तय हो। मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वार्ता से चाहे न्यायपालिका से, अल्टीमेटली जो सत्य और सही है वो सरवाइव करेगा। इसलिए ना भड़कने की जरूरत है, ना भड़काने की जरूरत है, ना उत्तेजित होने की जरूरत है, ना उदासीन होने की जरूरत है। प्रतीक्षा करना और अपने प्रयत्नों को जारी रखना। मुझे पूरा विश्वास था, है और रहेगा कि जो सत्य और सही है अंततो गत्वा वह प्रतिष्ठित जरूर होगा। कहा गया है, सत्य के रास्ते में बाधाएं और परेशानी आ सकती हैं,
पर वो कभी पराजित नहीं होता है। ताज विवाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 20 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कहा था, कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवी देवताओं की पूजा की मांग की है। फिर ये शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में कमीशन की ओर से सबूत इकट्ठा करने की मांग कर रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कमेटी ने दलील दी थी कि 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान मिली आकृति पर असमंजस है, उससे संबंधित आपत्ति का निपटारा भी नहीं हुआ है। 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी आकृति मिलने वाली जगह को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। ऐसे में वहां खुदाई या अलग से कुछ भी करना उचित नहीं होगा। हिंदू पक्ष ने कहा था कि कार्बन डेटिंग से आकृति की आयु, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का तथ्यात्मक रूप से पता लग सकेगा। बीती 11 अक्टूबर को दोनों पक्ष की बहस खत्म हुई तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली डेट 14 अक्टूबर तय की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट उस दिन यह परीक्षण करेगा कि क्या मामले को बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी बॉन्ड की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का बिल्कुल पारदर्शी तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 6 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उस दिन कोर्ट ये परीक्षण करेगी कि क्या मामले को बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने योजना का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह से पारदर्शी बताया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि ये अहम मामला है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सुनवाई में मदद मांगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था राजनीतिक दलों को नकद चंदा देने के विकल्प के तौर पर लाई गई है। इसका मकसद राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने 5 अप्रैल को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया था और कहा था कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इस पर त्वरित सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने उस समय NGO की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इसे अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका था। ADR, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बॉन्ड योजना को जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाओं में योजना को काले धन को बढ़ावा देने वाली बताया है। इस योजना को केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के जरिए लागू किया है। इसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की इस योजना के तहत काला धन या बेहिसाब राशि देने का कोई व्यवस्था नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना के प्रावधानों के अनुसार ये बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या यहाँ पर रहता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी ही चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकती है। हालांकि इसके लिए पार्टी को पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना अनिवार्य शर्त है। पार्टी को किसी आधिकारिक बैंक में खातों के जरिए ही बॉन्ड का भुगतान किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के रूप में जारी करता है। SBI इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक हैं। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण गलत तरीके से मुकदमा चलाने और निर्दोष व्यक्तियों को जेल में रखने के खिलाफ दिशा निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने की। शुरुआत में सीजेआई ललित ने टिप्पणी की कि याचिका में व्यापक प्रार्थनाएं शामिल हैं और गलत तरीके से मुकदमा चलाने, निर्दोष को जेल में रखने के मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से आना एक बेहतर तरीका होगा। इसकी याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में सभी अधीनस्थ न्यायालयों को गलत तरीके से द्वेषपूर्ण अभियोगों और पुलिस या जांच अधिकारियों द्वारा बेगुनाहों को कैद करने और परेशान करने वाले शिकायतकर्ताओं के साथ अभियोजन पक्ष के कदाचार के खिलाफ दिशा निर्देशों की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार इस तरह के अभियोगों ने अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत मानव सम्मान के अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा याचिका में केंद्र और राज्य के अधिकारियों को उन्नत वैज्ञानिक संस्थानों, डीएनए टेस्टिंग प्रयोगशालाओं आदि के लिए फंड आवंटन के साथ बाध्य रोडमैप तैयार करने की प्रार्थना की गई है, ताकि जांच एजेंसियों और अधिकारियों को साक्ष्य की सराहना के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। याचिका में परिभाषित पीड़ित शब्द और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में व्याख्या करने की भी मांग की गई है जिसे बरी कर दिया गया है और गलत तरीके से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन कैद का शिकार किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह प्रावधान हमेशा झूठी शिकायतों और बहुत कम दोष सिद्धि दर के आरोपों के साथ चर्चा में रहा है। 2004 से 2016 के बीच 13 वर्षों की अवधि में 498 के तहत लंबित मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक और 161% की वृद्धि हुई है। अदालत याचिका में किए गए सबमिशन से असंतुष्ट रही और इसे खारिज कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे के मामले में दावा की गई राशि से अधिक उचित मुआवजा दिया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट को न्याय संगत मुआवजा देना चाहिए जो रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों के आधार पर उचित हो। मौजूदा मामले में एक 12 साल के बच्चे को अपने घर के सामने खेलते समय कमांडर जीप ने टक्कर मार दी थी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक बच्चे की मां ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 171 सह पठित धारा 140, 167 के तहत एक दावा याचिका दायर की और ब्याज सहित 2 लाख रुपए तक मुआवजे की मांग की। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक मुश्त 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की। अपील में झारखंड हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया, जो दावा याचिका में किए गए दावे के मूल्य के बराबर था। इसके बाद मां दावेदार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि पारंपरिक मदों के तहत कोई राशि नहीं दी है और निर्भरता के नुकसान के तहत दी गई राशि अपर्याप्त है। दावे का मूल्यांकन उचित मुआवजा देने के लिए महत्वहीन है। हाईकोर्ट ने मुआवजे को दावा याचिका के मूल्यांकन तक सीमित करने में त्रुटि की। अदालत ने कहा कि मृतक एक मेधावी छात्र था और एक निजी स्कूल में पढ़ता था। अदालत ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। अपील की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नागप्पा बनाम गुरदयाल सिंह और अन्य केस यह देखा गया है कि एमबी एक्ट के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है कि ट्रिब्यूनल न्यायालय दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा नहीं दे सकता। इसलिए दावा याचिका में किए गए कम मूल्यांकन यदि कोई हो, दावा की गई राशि से अधिक उचित मुआवजा देने में बाधा नहीं होगी।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वो एक जनहित याचिकाकर्ता के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। दिल्ली के शमशान घाट में दलित बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोप है कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर बच्ची की पहचान जाहिर की थी। एनसीपीसीआर की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि भले ही गांधी के ट्वीट को भारत में ट्विटर ने रोक दिया हो, लेकिन अपराध अभी भी कायम है। विवादित ट्वीट के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का निर्देश देने की मांग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ट्विटर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि यह ट्वीट सिर्फ भारत में नहीं दिख रहा है, बल्कि विदेश में भी देखा जा सकता है। एनसीपीसीआर की ओर से कहा गया है कि ट्वीट अभी भी दिखाई दे रहा है, इसको पूरी तरीके से नहीं हटाया गया है। हम मामले में रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से मामले की सुनवाई टालने की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी है। इससे पहले ट्विटर की ओर से वरिष्ठ वकील साजन पवैया ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि वह ट्विटर की नीतियों के विपरीत था। एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 23(2) के अनुसार पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों की पहचान का खुलासा नहीं करने का आदेश है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश महाडलेकर ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता की तस्वीर ट्विटर पर साझा कर राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो अधिनियम का उल्लंघन किया है, जो यौन अपराधों के नाबालिग पीड़ितों की पहचान जाहिर करने की मनाही करते हैं। और उधर दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, उनके भाई शाह आलम और 4 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि भीड़ ने हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी और इसी के साथ ही एक अजय झा नाम के व्यक्ति को बंदूक की गोली से चोट आई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रमाशला ने ताहिर हुसैन, शाह आलम, गुलफाम, तनवीर मलिक, नाजिम और कासिम के खिलाफ आरोप तय किए। आरोपी गुलफाम और तनवीर मलिक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत अतिरिक्त आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा, दूसरों पर अंधाधुंध गोलीबारी यह स्पष्ट करती है कि यह भीड़ जानबूझकर हिंदुओं को मारना चाहती थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति इस भीड़ के इस तरह के उद्देश्य से बेखबर थे। जाहिर है यह एक गैर कानूनी सभा थी जो उक्त उद्देश्य के अनुसरण में काम कर रही थी। झा ने पुलिस को बताया कि ताहिर हुसैन और उनके भाई शाह आलम ने अन्य लोगों के साथ हिंदुओं के घर पर पथराव और पेट्रोल बम फेंक रहे थे और कभी कभी हथियार भी निकाल रहे थे। झा के मुताबिक भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। झा ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें आरोपी गुलफाम ने गोली मारी, जिससे उनके कंधे और छाती पर चोट आई। 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए अदालत ने कहा कि केवल इसीलिए कि चश्मदीद गवाहों के बयान देरी से दर्ज किए गए थे, यह अभियोजन पक्ष और गवाहों को कारण बताने का अवसर दिए बिना उन्हें अविश्वसनीय घोषित नहीं कर सकता। अदालत ने कहा, अगर पुलिस अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चला रही है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन पर अलग अलग मामलों में एक ही तथ्य और कार्रवाई के एक ही कारण के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि जज ने विशेष आरोपों, विवरण या सबूत के अभाव में आईपीसी की धारा 436 और 505 के तहत आरोपी व्यक्तियों को आरोप मुक्त कर दिया।
और उधर मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को पोस्ट बेसिक कोर्स में एडमिशन के लिए थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर को स्पेशल रिजर्वेशन देने का निर्देश दिया है। एक ट्रांसजेंडर महिला ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए पोस्ट बेसिक कोर्स और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्री नर्सिंग कोर्स के लिए जारी किए गए प्रोस्पेक्टस को रद्द करने की मांग के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया था कि चयन समिति द्वारा तैयार मेरिट सूची में उसे केवल एक महिला माना गया है। जस्टिस आर सुरेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता को विशेष श्रेणी में शामिल न करना न केवल एक चूक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर को प्रदान किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेष आरक्षण होता तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता शीर्ष स्थान पर होता और संबंधित पाठ्यक्रम में एडमिशन पाने की स्थिति में होता। राज्य के तर्क पर कि ट्रांसजेंडर के लिए विशेष आरक्षण प्रदान नहीं किया गया क्योंकि केवल कुछ ट्रांसजेंडर राज्य में रहते हैं और इसलिए यदि उनके लिए सीटों का एक विशेष प्रतिशत आरक्षित है तो वो उम्मीदवारों की कमी के लिए बर्बाद हो सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मामले में शीर्ष अदालत के फैसले और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि प्रोस्पेक्टस में तीसरे लिंग के उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। कोर्ट ने अधिकारियों को आगे निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है तो केवल ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की एक अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और उनमें से इंटर से मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाए। उधर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए शुक्रवार को अपना जवाब दाखिल किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को पिछले साल नवंबर में धन शोधन के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह आर्थर रोड जेल में बंद हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह धन शोधन के मामले में पूर्व मंत्री को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए विशेष सीबीआई अदालत का रुख किया। हलफनामे में कहा गया कि देशमुख गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत लेने के लिए तत्वों की शरण लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एजेंसी ने तर्क दिया कि एक उच्च पद पर आसीन एक लोक सेवक के रूप में देशमुख ने गंभीर अपराध किए थे और इसलिए वो जमानत के हकदार नहीं थे। देशमुख ने अपनी याचिका में दावा किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने मिली भगत से काम किया था और खुद को बचाने के लिए उनके सिर ठीकरा फोड़ा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह धन शोधन के मामले में पूर्व मंत्री को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए विशेष सीबीआई अदालत का रुख किया। देशमुख ने अपनी याचिका में दावा किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने मिलीभगत से काम किया था और खुद को बचाने के लिए उनके सिर ठीकरा फोड़ा। उधर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को कथित माओवादी लिंक मामले में बरी कर दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले की तत्काल सूची की मांग करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ के समक्ष अपील का उल्लेख किया गया था, जबकि पीठ ने कहा कि वह साई बाबा को बरी करने के आदेश पर रोक नहीं लगा सकती। उसने प्रधान न्यायाधीश द्वारा अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के बाद मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने ये भी निर्देशित किया कि राज्य सरकार शनिवार को सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर कर सकती है। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल
पानसरे की पीठ ने साईं बाबा द्वारा दायर एक अपील को निचली अदालत के 2017 के फैसले को चुनौती देने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने के फैसले को चुनौती दी। इस तथ्य के आधार पर कि सत्र न्यायालय ने मंजूरी के अभाव में साईं बाबा के खिलाफ आरोप तय किए थे, खंडपीठ ने दर्ज किया कि आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। फिर भी अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर ध्यान दिया कि अगर अपील का निर्णय गुणदोष के आधार पर नहीं किया गया था तो अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। और इसी के साथ कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.